नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज एंड यू शुड यूज एंड ऑट टू यूज, क्योंकि वो आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं। खबरें जिनका सरोकार, जिनका मतलब आपसे है। और आज पहली बार इस शो पर आ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, अनिंदो चक्रवर्ती मेरे साथ हैं, खबरों का आपको विश्लेषण करने के लिए, आपको समझाने के लिए। और अनिल, आज की सबसे बड़ी खबर मेरी निगाह में जो है वो ये बिजनेस स्टैंडर्ड की हेडलाइन है, डोंट हाइड बिहाइंड आरबीआई, क्लैरिफाई योर स्टैंड, सुप्रीम कोर्ट टू गवर्नमेंट। अब ये दरअसल दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है सरकार को, ये 31 जुलाई तक अगर आप किश्त दे रहे थे, आपने कर्ज लिया हुआ था, तो आप अपना ईएमआई मत दें। पर इसमें पेंच था, ब्याज देना होगा, वो कैसे देना होगा और ब्याज पर ब्याज भी लगेगा क्या। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखिए ये अवधि खत्म होने वाली है और आरबीआई के पीछे मत छिपिए। इसी को दूसरे अंदाज में इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट इंटरेस्टेड इन बिजनेस नॉट पीपल, कि सरकार की मंशा और तौर तरीके, उसके रवैये से ऐसा लगता है सरकार धंधे में, कारोबार में ज्यादा मशगूल है, ज्यादा रुचि है, लोगों में नहीं है। लोग तड़प रहे हैं कोरोना काल में। थोड़ी खबर समझाइए इसे आनंद। देखिए, बात यह है कि आपको याद होगा कि आरबीआई ने एक ऑप्शन दिया था लोगों को कि अगर वो ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, जितना लोन लिया है उसमें पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो उस पर मॉरेटोरियम लग जाएगा, मतलब वो बाद में दे सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट उसका आपको देना पड़ेगा। जैसे आप अगर क्रेडिट कार्ड नहीं का बिल नहीं भरते, कभी कभी क्या होता है, उसमें लिखा होता है मिनिमम अमाउंट, मतलब आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 10,000 रुपए है, आपको 500 रुपए अभी देना पड़ेगा, लेकिन बाकी का जो पैसा है उस पे आपको लगातार इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये लोगों ने कहा कि ये कैसा मॉरेटोरियम है, जब मेरे पास आय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, कोविड में मेरी नौकरी चली गई या मेरी पे कट हो गई है, या मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस करता हूं उसमें कोई आय नहीं है, तो अगर मैं अभी पैसे नहीं दूंगा वो तो ठीक है, लेकिन उस पर तो इंटरेस्ट जमा हो रहा है। तो यही शायद सवाल बार बार पूछा जा रहा है। और नहीं, इसमें करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ऑन, इंटरेस्ट तो, ब्याज तो चलो भर देगा आदमी की भाई बाद में मैं ब्याज दे दूंगा, पर ब्याज पर ब्याज भी लगेगा क्या? यहां एक और पेंच भी है। तो ये सारा जो सवाल है, इस पे काफी सारा अभी भी डिस्कशन चल रहा है कि क्या है। बैंक भी चाहते हैं क्लैरिटी, सरकार भी शायद पूरा क्लैरिटी नहीं दे रही है। आप देखेंगे बहुत सारे कमेंटेटर्स भी इसी पे पूछ रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर ब्याज पर भी मुझे ब्याज देना पड़े, जैसे अगर आप सोचिए कि ज्यादातर लोग ऐसा होते हैं कि कोशिश करते हैं कि अपना जो लोन का अमाउंट है वो उसी वक्त जमा कर दें, बिल्कुल। लेकिन अगर आप मिनिमम अमाउंट देते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल पे भी मैं बोल रहा हूं, है ना, मिनिमम अमाउंट देते हैं तो बाकी पर बहुत ज्यादा ब्याज लगता है। क्रेडिट कार्ड पे तो 38-40% है। बिल्कुल। तो मॉरेटोरियम का मतलब तभी होता अगर आप कहते कि देखिए अभी आप पैसे नहीं दे पा रहे, इतना ही पैसा आपको 3 महीने बाद देना पड़ेगा, लेकिन अगर उस पे आपका ब्याज जमा होता रहेगा तो उससे आपको क्या फायदा? फिर तो आप कोशिश करेंगे ना कि तभी का तभी दे दे। बिल्कुल। तो ये इसका फायदा यही होगा कि अभी मेरे पास कोई आय नहीं है तो आज नहीं दे रहा हूं, लेकिन और भी ज्यादा पैसा बाद में मुझे देना पड़ेगा। पर ये संशय तो अभी भी बना हुआ है ना, जो लोग ईएमआई नहीं दे रहे, बैंकों ने अलाउ कर दिया है कि भाई ईएमआई मत दो, अभी उनको मालूम नहीं ब्याज ही ब्याज देना होगा, ब्याज पर ब्याज देना होगा, वो कैसे देना होगा, ये साफ नहीं है। और यही मामला मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे आप कह रहे हैं कि ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा रही है, तो यही सवाल उठा रही है कि आप बताइए, बार बार मत बोलिए कि आरबीआई बताएगा क्या करना है, आप बताइए आपका स्टैंड क्या है सरकार से। और ये बहुत तल्ख टिप्पणी है, बहुत तल्ख टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। वो कह रही है कि सरकार इज इंटरेस्टेड इन बिजनेस नॉट पीपल। ये एक चीज यहां पे मुझे कहना पड़ेगा कि देखिए कि आप सपोज आप एक बैंक है ना, आपने लोन लिया है, अब मैं कह दूं कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है इसलिए अभी वो पैसे वापस नहीं करेंगे। आपका बिजनेस है लोन देना, आपका बिजनेस है लोन देना, आपका बिजनेस ही चलता है, इंटरेस्ट जो आप लेते उससे। मैं उस पहलू पर आना चाह रहा था।
हाँ, देखिए क्योंकि ये दर्शकों को भी समझना होगा। बैंकों में आप पैसे जमा कराते हैं, आपको 4-5%, आजकल तो बहुत कम हो गया है, महंगाई दर भी बराबर नहीं है। मैं तो दर्शकों को ये बताता हूं कि दरअसल आज पैसे जमा कराओगे बैंक में, अगले साल वो आपके पैसे कम हो जाएंगे अगर हम इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर करें तो। पर बैंकों की दुविधा है, वो आपसे पैसा लेंगे, आपको ब्याज देंगे, किसी और को कर्ज देंगे, तभी आपको वो इंटरेस्ट दे पाएंगे। तो बैंकों का धंधा भी बैठने के कगार पर है इस संशय में। और हम कहते हैं कि देखिए बैंकों में हमारे देश में बैंकों का प्रॉब्लम इतना ज्यादा है कि बहुत सारे खराब लोन है। लोन उन्होंने इतना ज्यादा दिया था 2011 के 12 के बाद, इतना ज्यादा लोन दे दिया था कंपनियों को, लोगों को, और वो लोग पैसे वापस नहीं दे पा रहे हैं, कंपनियां पैसे वापस नहीं दे पा रहे, तो इतना सारा खराब लोन हो गया है जिससे बैंक का पूरा बिजनेस बैठ सकता है। 14.7 पे आ गया है एनपीएस। बिल्कुल। हाँ। जो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर बैंक का बिजनेस बंद होगा, बैंक अगर डूब जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका भी जो जमा पूंजी है बैंक में, हमने देखा है कुछ कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा हुआ है, तो वो भी डूबेगा। सरकार कहां तक आकर आपका पैसा देगी। और उसमें एक खेल ये भी है आनंदो, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि बहुत से लोग, और ये बैंकर्स ने कहा है, ये उदय कोटक ने कहा है, दीपक पारेख ने कहा है कि बहुत से लोग दे सकते हैं पैसा वापस। तो ये ब्लैक शीप भी बहुत सारे हैं, वो कहेंगे कि अरे भाई जब आपने कह दिया कि मत दीजिए तो हम भी नहीं दे रहे। वो दे सकते हैं पर वो नहीं देंगे। आप देखिए हमारे देश में कैश की कमी नहीं है, क्योंकि नहीं तो इतना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में कैसे जा रहा है। हाँ, स्टॉक मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है, आप पूछिए सवाल ना। तो अगर मैं लगातार पूछता हूं। हाँ, तो ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि लोगों के पास इन्वेस्ट करने का और कोई रास्ता नहीं है। जो जिनके पास अच्छा खासा मोटा रकम है, खैर अभी बहुत सारे छोटे छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर जिसको हम कहते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर है, वो भी पैसे लगा रहे हैं। आज ही आप देखेंगे एक रिपोर्ट आया है कि 2 ऐसे कंपनियां हैं जिनका कोई बिजनेस नहीं है पिछले साल से, उन्होंने कुछ नहीं बेचा, लेकिन इन कंपनियों का स्टॉक का दाम 1000% 2500% बढ़ गया है ये लॉकडाउन के बीच, क्योंकि छोटे इन्वेस्टर सोचते हैं ये 20 पैसे का स्टॉक है, इस पे मैं लगा देता हूं। तो पैसा ये नहीं है कि नहीं है, तो बहुत लोग ऐसा है कि जो सेविंग और रिटेल इन्वेस्टर्स की क्या बात आनंदो, जो सितंबर में पिछले साल बजट में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती हुई थी, तो उसमें अपने ब्याज कम कर लिए कंपनियों ने, एंड दे आर सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ कैश। वो देश में निवेश करने को तैयार नहीं है ही नहीं कुछ। हाँ, और इन्वेस्ट करेंगे कहाँ? अगर आप देखिए कि मैं तभी अगर मेरे पास, मैं एक गाड़ी की कंपनी चलाता हूँ, है ना, या ऑटो एंसिलरी की कंपनी चलाता हूँ, अब मैं जानता हूँ कि गाड़ी अब बिक नहीं रही है, जो मेरे पास मशीन है, लोगों को मैंने हायर कर रखा है, जितने गाड़ियां वो बना सकते हैं उससे कम गाड़ियां तो बिक रही है, तो मैं नया मशीन क्यों खरीदूं, नया फैक्ट्री क्यों डालूं, है ना। तो फिर अगर मेरे पास पूंजी है जो सरकार ने मेरे हाथ में दे दिया है कॉर्पोरेट टैक्स कट कर कर, तो मैं वो कहां लगाऊंगा? वो तो मैं अपने उसके ऊपर तो वैसे बैठ नहीं सकता ना। जैसे आपने शुरू में ही दर्शकों को समझाया कि ब्याज दर इतना कम है कि इन्फ्लेशन से कम है, यानी कि 100 रुपए पे अगर आपको 3% मिल रहा है, अगले साल आपको 103 रुपए मिलेंगे, लेकिन वही उसी का वैल्यू कम हो जाएगा क्योंकि आपका इन्फ्लेशन रेट 6% है। बिल्कुल। तो जितने कंपनियां हैं उनके सामने भी यही दुविधा है, वो करेंगे क्या? तो सीधा वो सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए हमने देखा कि बहुत सारा कंपनियों का पैसा भी इसी में जाता है, या वो स्टॉक वापस में। मैं आसान भाषा में कहूं, कई लोगों को परेशानी होगी, सट्टे में पैसा लगा रहे हैं, देश में पैसा नहीं लग रहा है, फैक्ट्रियों में, निवेश में और उत्पादन बढ़ाने के लिए आधारभूत ढांचे में पैसा नहीं लग रहा है। और पैसे की जो कमी की बात है ना, उससे जुड़ी एक अहम खबर और आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट मैं मानता हूं, अब सुशांत सिंह राजपूत भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गया है, ये अलग बात है, लेकिन जीएसटी काउंसिल की आज बैठक है। बिल्कुल। और इकोनॉमिक टाइम्स ने कैसे छापा है इस खबर को, सेंटर स्टेट क्लैश लाइकली टुडे ओवर जीएसटी कॉम्पनसेशन। इसी को एक दूसरे पिंक पेपर ने कैसे छापा है, जीएसटी मीट स्टेट्स टू पुश फॉर बोरोइंग बाय सेंटर। पर इसे बिल्कुल आसान भाषा में मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बांध दूं, उसके बाद आप समझाइएगा। अब तक जो जीएसटी में पैसा मिलना होता है, भाई स्टेट्स ने वो जो कर लगा सकते थे, अब वो केंद्र लगा रहा है, और केंद्र को वो पैसे राज्यों को देने होते थे। अब बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं सुशील कुमार मोदी, वो कहते हैं 76% रेवेन्यू तो हमें स्टेट्स को सेंटर से मिलता है।
हम तो बमुश्किल अभी तनख्वाह दे पा रहे हैं, बाकी पैसा कहां लगाएं। और केंद्र कह रहा है कि नहीं, वी आर नॉट लीगली बाउंड। उन्होंने अटॉर्नी जनरल की एडवाइस ले ली, यस यू माइट बी मॉरली बाउंड पर लीगली बाउंड नहीं है। तो राज्यों के पास पैसे नहीं होंगे तो हम कहां जाएंगे? आनंद, थोड़ा ये समझाइए दर्शकों को। देखिए, जब जीएसटी लगा था तब क्या हुआ था, जैसे आपने बताया दर्शकों को, कि स्टेट्स क्या कर सकते थे, वो सेल्स टैक्स ले सकते थे, है ना, और कुछ चीजों पर वो इनकम जो ऑक्ट्रॉय होता है, गाड़ी घुस रही है, ट्रक घुस रहा है, उस पर पैसा लगा सकते थे। ये सब टैक्स करने का राइट उनके पास था। ये सब जीएसटी के अंडर आ गया है। पूरे देश में एक ही रेट पे चलेगा और ये कलेक्ट होगा। एसजीएसटी जो कि स्टेट का है, और सीजीएसटी जो कि सरकार का है, और आईजीएसटी, ये तीन मिलाकर जीएसटी बनता है। स्टेट्स को राजी करने के लिए, उनको लुभाने के लिए कहा गया था कि हर साल आपका जो 2022 तक लगातार जितना आपका आज का रेवेन्यू है, जितना आपको टैक्स से मिल रहा है, कर से मिल रहा है, हर साल उस पर 14% और दे देंगे बढ़ाकर। हाँ, होती रहेगी, गारंटी 2022 कौड़ी नहीं मिली इस साल की अभी तक। अब आप देखिए कि मिली इसलिए नहीं है क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन तो कम हो रहा है, हाँ, बढ़ नहीं रहा है, हाँ, है ना। ये तो कोविड-19 से पहले हमें पता है कि जीएसटी का लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास प्रति वो महीने, जून में 1 लाख करोड़ के करीब टच किया, पर वो 90,000 या 90,000 करोड़ से नीचे ही। लेकिन अगले महीने कम हो गया ना। आप देखिए कि 3-4 महीने का टोटल आ गया। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि पिछले 1-2 साल से यही रेट रहा है। ये बढ़ा तो नहीं है ना। 1 लाख तो 1,14%, 1,14,000 करोड़ होना चाहिए था ना, ताकि स्टेट्स को 14% दिया जा सके। वो तो हुआ नहीं है। अब हुआ नहीं तो स्टेट सरकार क्या कर सकती है? सेंटर को लोन लेकर स्टेट्स को देना पड़ेगा। यही तो कह रहे हैं राज्य कि भाई बोरो कर लो मार्केट से, पर हमें पैसे दे दो वरना हम तो बैठ गए। क्योंकि ये भी है हमारे देश में कि स्टेट सीधा बोरो नहीं कर सकते, है ना। अब स्टेट्स को आपने लुभाने के लिए गारंटी दिया था, वही सुनकर स्टेट आए, है ना। जैसे आप देखिए बिहार में क्या हुआ। बिहार में जो हम जानते हैं कि अल्कोहल एक बहुत बड़ा सोर्स है टैक्स का। अब बिहार सरकार को लगा कि भैया 14% तो वैसे ही मिलने वाला है, तो अल्कोहल वाला टैक्स मैं कम कर देता हूं। अब वो भी हाथ से आपको चला गया है। अब आप क्या करेंगे? तभी तो शराब की दुकानें सबसे पहले खोली राज्यों ने। मैंने बड़े सवाल उठाए, पर इसके पीछे दरअसल बात यह है कि आप थोड़ा बहुत डीजल वगैरह पर वैट लगा सकते हैं और आप शराब के दाम बढ़ा दो, वहीं से पैसे लाए। बोलना सबसे बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। करेंगे क्या? तो यही है कि अगर आप देखें तो हमारे देश में प्रॉब्लम प्रोडक्शन का सिर्फ नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमारे देश में मांग नहीं है। लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो वो चीजें खरीद नहीं रहे हैं। और ये आज की बात नहीं, ये पिछले 1.5-2 साल से लगातार हो रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है, अगर मांग नहीं होगा तो लोग क्यों उत्पादन बढ़ाएंगे? क्योंकि एक चीज हम जानते हैं कि कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी इसलिए नहीं लगाता है कि वो दानी व्यक्ति है ना। वो मुनाफे के लिए लगाते हैं। वो आपके भलाई के लिए नहीं लगाते। जो कैपिटलिज्म या पूंजीवाद के सपोर्टर है वो कहते हैं इसी में सबका भलाई होता है। जब एक कॉर्पोरेट पैसे लगाता है अपने स्वार्थ के लिए, मुनाफे के लिए, तो सबका भलाई होता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब मांग खत्म हो जाती है इकोनॉमी में, तब कोई भी कॉर्पोरेट पैसा नहीं लगाता है, वो इन्वेस्टमेंट कम करता रहता है। और यही हो रहा है। और पिछले 1-1.5 साल से हम ये देख रहे हैं, और कोविड-19 के चलते और भी हुआ है। लोगों की नौकरियां गई है, पे कट गई है, हुआ है, मीडिया में हुआ है। मीडिया का अगर रेवेन्यू नहीं है तो वो करेंगे क्या? लोगों के पैसे काटने पड़ेंगे, लोगों को छटाई करनी पड़ेगी। जिनके पैसे कट गए, छटाई हुई है, वो क्या खरीदने वाले? वो तो मुश्किल से अपना खाना या रेंट दे सकते हैं, घर का किराया दे सकते हैं। तो ये जो है कॉर्पोरेट जो देख रहा है, वो देख रहा है कि 19, अगर मैं सिर्फ मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास का देखूं, तो आप देखिए कि जुलाई में नौकरियां, जो सीएमआई का डेटा है, उससे और भी ज्यादा चली गई है। बिल्कुल, सीएमआई का डेटा 1,89,00,000 जो पक्की नौकरियां थी वो चली गई। 50 लाख ऐसी नौकरियां जुलाई में गई, जून में कुछ वापस गई है और गई है। तो इसका मतलब है जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं वो सोच रहे हैं कि ये इकोनॉमी रिवाइव होने वाला नहीं है, नहीं है, इसलिए छटाई करो। लेकिन वो ये भी समझ रहे हैं कि अगर छटाई करेंगे, जो चीज हम बनाते हैं वो नहीं बिकेगा।
लोगों के हाथ में पैसे नहीं होंगे, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो कुछ भी हो। और अगर वो नहीं खरीदेंगे तो फिर बना के क्या फायदा, फिर मैं इन्वेस्ट क्यों करूं? इन्वेस्टमेंट कम करो और वो पैसा स्टॉक पर मार्केट में इस डालो। ये जो तकरार चल रही है, और आज की सबसे बड़ी खबर जो मैं मानता हूं वो जीएसटी काउंसिल में क्या होता है। बिल्कुल। अब उद्धव हाँ। ठाकरे हों या कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो तो अब इस एक्सटेंट तक चले गए हैं ऑन इन कि वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, पुरानी व्यवस्था पे ही आ जाए, हम अपना टैक्स खुद लगा लें। अब तो मतलब ये तकरार, ये इज इट अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर आज की तारीख में हमारी संघीय व्यवस्था में? देखिए, मैं पर्सनली जीएसटी के खिलाफ हूं, तो मेरे लिए तो वो बुरा नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर एक स्टेट के लोग जब किसी पार्टी को वोट देते हैं, उस पार्टी के पास एक इकोनॉमिक पॉलिसी का एक रीजन होना चाहिए, है ना। उनको वो अगर जाए लोगों के पास और बोले ये हम करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू, तो फिर वो अगर उनको वो करना चाहे तो उनके हाथ में राइट्स होने चाहिए टैक्स लेने का, बढ़ने चाहिए। फेडरल टैक्स हर एक स्टेट के बढ़ने चाहिए, कम नहीं। खैर, जीएसटी काउंसिल ने जो जीएसटी में जो कहा गया था कि आपका ये जो राइट जा रहा है उससे आपको हम ज्यादा कॉम्पेंसेट करेंगे अगले 5 साल तक। वो अगर अब सरकार कह रही है, देखिए अब तो वो इसमें कहने एक लगे clause 10 था। साल की गारंटी दीजिए। अब तो हाँ, राज्य ये 10 साल कहने की लगे 10 साल की दो, 5 साल से भी काम नहीं चलना। क्योंकि देखिए बात यह है कि हम लोग भी इसमें दोषी है ना संदीप जी। हमने भी लोगों को बताया है कि अगले महीने इकोनॉमिक रिवाइवल होने वाली है। हाँ। आप देखिए, सीएलएसए बोल के एक बड़ा ब्रोकरेज है, अगले पिछले 22 क्वार्टर यानी कि 5.5 साल से सीएलएसए जो प्रेडिक्शन करती है कि कंपनियों का क्या अर्निंग हो सकता है, वो घटा रही है। हर क्वार्टर में कहती है कि सोच लीजिए कि अगले क्वार्टर में निफ्टी का सोच लीजिए कि 100 रुपए प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इनकम होगा, प्रॉफिट होगा। वो अगले क्वार्टर में जाके कहते हैं नहीं होगा, ये 90 होने वाला है। तो 22 क्वार्टर से 22 क्वार्टर 5.5 साल से 5 साल पहले अगर इकोनॉमी सब लोग कह रहे थे कि अभी आने वाला है इकोनॉमिक रिवाइवल, तो कल आएगा, तो हाँ। स्टेट्स क्या समझ रहे थे? नहीं, ये जो काला सूट गुलाबी अखबार वाले हैं ना, पिंक पेपर्स एंड ब्लैक कोट वाले, ये ग्रीन शूट इनका बड़ा एक फेवरेट शब्द है। बिल्कुल। जून जुलाई वो कहीं में पे भी ग्रीन देख शूट्स लेते। की बात होने लग गई थी, वो जुलाई अगस्त में वो सारे ग्रीन शूट्स फिर से गायब हो गए। वो कहीं पे भी देख लेते ग्रीन शूट। हाँ। वो जो घर में कभी कभी होता है ना, छत पे आप देखेंगे कि वो पीपल के कुछ निकल आते हैं, उस पे एसिड डाल के मांग, उसको भी वो कहेंगे कि ग्रीन शूट है। ये नहीं कि घर टूटने वाला है आपका, छत टूटने वाला, ये नहीं कहेंगे। मैं बोल रहा कि लगातार अगर, जिसको मैं पिंक पेपर पंडित कहता हूं, हाँ। ये लोग कहते रहे हैं कि कल आने वाला है, तो राज्य सरकारें भी क्या सोचेंगी? ठीक है, 5 साल बहुत होता है, 5 साल 14% बढ़ेगा, उसके बाद तो इकोनॉमिक रिवाइवल बहुत तेज आने वाली है, तब हम हो जाएंगे। तब तो जो भी मिलने वाला है वही गुड मिलेगा। एंड सिंपल टैक्स जो बता रहे थे प्रधानमंत्री और उस वक्त के वित्त मंत्री, ये दरअसल गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं रह गया है। एक और चीज जो बिल्कुल सिंपल नहीं रह गई मैंने है, एक नाम दिया था, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मैंने इसको गलत शलत टैक्स नाम दिया था। वही नहीं, ये अच्छा है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा ये टैक्स। हाँ, गलत सलत टैक्स। और गलत सलत एक और जगह हो रहा है और उसमें रायता फैला हुआ है। ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, ऑपोजिशन सीएम्स जॉइन हैंड्स अगेंस्ट होल्डिंग नीट। इसी को इंडियन एक्सप्रेस ने कैसे छापा है, 7 ऑपोजिशन सीएम से विल मूव सुप्रीम कोर्ट टू सीक नीट जेईई डेफरमेंट। अब देखिए, आज 27 तारीख है, 4 दिन बाद 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच जेईई के इम्तिहान होने वाले हैं, यानी कि जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। नीट यानी कि मेडिकल के लिए 13 सितंबर को इम्तिहान होने वाले हैं। यहाँ पे तो ये सिर्फ 7 राज्यों की बात कर रहे हैं। ये सोनिया गांधी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और इसमें पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, ये तो इनके 4 मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा झारखंड, ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से, ये शामिल थे। ये कह रहे हैं हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये इम्तिहान कैसे हो पाएंगे। लेकिन यहां पर सरकार बिल्कुल अडिग है, और जबकि सिर्फ संक्रमण काल की बात नहीं है, बाढ़ का भी खतरा। आप जिस इलाके से आते हैं, मैं बिहार की, असम की, उधर बात करूं तो कैसे आएंगे छात्र, इसमें क्लैरिटी क्यों नहीं आ पा रही है ऑनन? ये सच में बताएं तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है इसका कारण क्या है। हो सकता है आपने पहले डिसीजन ले लिया हो कि ठीक है, यानी नीट जेईई का हमें टेस्ट करवाना होगा क्योंकि हर साल नए नए स्टूडेंट्स आने में,
लेकिन आप जानते हैं कि ये जो पूरा महामारी है ये ज्यादा फैला हुआ है, ज्यादा देर तक चला है। पहले आपने सोचा था 21 दिन चलेगा फिर हम निकल आएंगे। आप जानते हैं कि अभी भी ये डेली लेवल पर बढ़ रहा है। मुझे लगता है 70,000 कल का नंबर है न्यू इन्फेक्शन, 1000 लोग मरे हैं। इस बीच लोग बसों में, ट्रेनों में बच्चे आएंगे, और वो बस और ट्रेन भी कहां चल रही हैं भाई? बिहार संपूर्ण लॉकडाउन में है 6 सितंबर तक। बिल्कुल। तो इसमें सवाल ये है कि किसको फायदा है, क्यों फायदा है? तो मेरा यही सवाल है, क्या ये इसलिए हो रहा है कि इतने सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब कॉलेजेस हैं, उनका कोई प्रेशर है? ये बोलना भी गलत होगा क्योंकि इस पे मेरा कोई नहीं बोलना, हम सवाल तो उठाएंगे ना, पर सवाल ये भी है, देखिए पलटकर, कैन वी अफोर्ड अ जीरो एकेडमिक ईयर ऑन एन? जो छात्र सवाल देना है चाह रहे हैं, क्यों नहीं इतने बार? देखिए अगर ऐसा सिचुएशन हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि आप बेसिकली अगर ऐसे एग्जाम लेंगे तो जिन छात्रों के पास जो सक्षम है एग्जाम देने में, है ना, जो एसी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर उनको मास्क पहनकर, पीपीई पहनकर ले जाएगा, है ना, उनको फायदा है। जो बाढ़ में जो बस पे चढ़ के नहीं जा सकते, जिनको ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा, जो नहीं पहुंच पाएंगे, उनको कोई फायदा नहीं है। हाँ, जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इनको जरूर प्रॉब्लम होगा, मेडिकल कॉलेजों को प्रॉब्लम होगा, 1 साल उनको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या इसके लिए बच्चों की जान खतरे में डाली जा सकती है, या क्या उन लोगों को ही प्रिविलेज मिलेगा 1 साल में? हम जानते हैं कि आज मैं आपसे ये स्काइप पे बात कर रहा हूं, मेरे यहाँ पे अच्छा खासा ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ, मेरे 2 बच्चे दूसरे कमरों में बैठकर अपने स्कूल का जूम कर रहे हैं, है ना। ये पॉसिबल है क्योंकि मैं कमरों में अलग अलग जगह पे हम लोग बैठकर कर सकते हैं। जो लोग एक कमरे में बैठकर कर रहे हैं, जिनके माँ बाप सुबह कहीं पर काम करने गए हैं और हाथ में फोन नहीं है, वो जूम में आ नहीं पा रहे। चाहे आप कितना भी ईडब्ल्यूएस कोटा में ये कर दें या ना कर दें, चाहे आप मिलकर लैपटॉप खरीद कर दे दे, ब्रॉडबैंड उनके घर में नहीं है, वो भी घर का काम करते हैं, घर में बीमार लोग हैं, एक तो ऐसे जो है पैंडेमिक ने ये एजुकेशनल डिफरेंस बढ़ा दिया। ये तो एनसीईआरटी की एक रिपोर्ट थी और मैंने बताई थी दर्शकों को, 18,188 छात्रों और उनके अभिभावकों से बात की, 27% के पास स्मार्टफोन्स या लैपटॉप नहीं है, और ब्रॉडबैंड और बाकी दिक्कतें तो हैं ही। लेकिन देखिए यहां पर रमेश पोखरियाल निशंक क्या कह रहे हैं, साइलेंट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वांट एग्जाम्स हेल्ड। अब साइलेंट मेजॉरिटी है, इन्होंने सर्वे भी करा लिया। मेरा सवाल यह है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्लियर क्यों नहीं कर देती सरकार कि ये इतनी बसें लगेंगी, हमने इतने होटल्स मुहैया करा दिए हैं, आप अपने माँ बाप के साथ आएंगे तो आप वहां रुक सकते हैं, सिर्फ आने की बात नहीं, जाने की भी हम व्यवस्था कर देंगे, तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपने सेंटर्स बढ़ाए, बहुत अच्छा किया, बाकी इंतजाम भी कर दो और करवाइए ना, बी माय गेस्ट, इम्तिहान कराइए। सवाल ये भी है संदीप के, क्या इसमें मेजॉरिटी का व्यू चल सकता है या माइनॉरिटी का चलेगा, जो लोग डरे हुए या नहीं पहुंच सकते? क्योंकि साइलेंट मेजॉरिटी अगर चाहे और आपने करवा दिया, जो माइनॉरिटी है, वोकल माइनॉरिटी है, जो जा नहीं पा रहे हैं, नहीं, ये साइलेंट मेजॉरिटी है कितनी, हमें ये भी तो नहीं पता, आपने कह दिया साइलेंट मेजॉरिटी। मैं कह रहा हूं कि इसको मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं, फिर भी लॉजिकली जो वोकल माइनॉरिटी हैं, जो कह रहे कि मत करवाइए क्योंकि हम नहीं दे पाएंगे, हम पीछे आ जाएंगे। अगर सबका ईयर लॉस हुआ तो वो ठीक है, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है उनका ईयर लॉस है, जो सक्षम है उनको गेन है, ये गलत बात है या नहीं? बिल्कुल। 1 साल का लॉस कुछ लोगों का है। हाँ, इसी से मैं एक खबर जोड़ रहा हूं, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, दोज नॉट वेयरिंग मास्क फाइंड ₹9.4 करोड़ इन दिल्ली। दिल्ली में 1,88,578 लोगों का चालान हुआ क्योंकि वो मास्क नहीं पहन रहे थे सार्वजनिक जगहों पर। अब मैं इस खबर को नीट और जेईई से जोड़ रहा हूं। छात्रों का जो डर है कि भाई इम्तिहान देने जाएंगे, सब लोग खुले घूम रहे हैं, खुले सांड की तरह,
कोई जिम्मेदारी नहीं मानने को तैयार है। बिल्कुल, हम मस्त मलंग हैं। हाँ दिल्ली में अगर 9.5 करोड़ रुपए के चालान हो गए, 1,88,000 लोग मदमस्त घूम रहे हैं। तो कैसे आप कहेंगे आपके साथ वाले को कि मास्क पहन लो? आप एग्जाम देंगे या कहेंगे कि मास्क पहनो? अब वही साथ में मैं पंजाब घर से में निकलकर मदर डेयरी जाता हूं तो वहां पे मुझे 4 लोग को बोलना पड़ता है कि भैया मास्क पहन लीजिए, 6 फीट दूर रहिए। ठीक है, मैं ज्यादा डरपोक हूं, हो सकता है, लेकिन क्यों भाई, बाल बच्चे ऐसे वाले बहुत हो, सारे- परिवार हैं, माँ बिल्कुल, बाप हैं, तो क्यों बिल्कुल, नहीं परेशान, क्यों नहीं बिल्कुल होगा? बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम देने जाएंगे तो उनको डर है कि मेरे घर में दादी है जो वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं, मैं जाऊं एग्जाम देकर वापस आऊं, 1 या 2 कमरे में हम सब रहते हैं, तो इनका क्या होगा? मैं अगर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो गया तो सवाल यह है कि आप किसके लिए कर रहे हैं? इसका कोई रीजन नहीं है। मैं कह रहा हूं चाहे 90% बच्चे भी चाहे कि दे दीजिए, 10% अगर ना चाहे तो ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो 10% की बात माननी चाहिए। और है ना? इसमें ये सवाल 90% ये भी से नहीं उठता है चलेगा। ना कि आप जून में कराने को तैयार नहीं थे, अप्रैल में नहीं थे, तब तो बहुत कम था संक्रमण का आंकड़ा, 32 बिल्कुल, लाख पार कर बिल्कुल। चुका है। तो अब सितंबर में ऐसी अफरा तफरी या मारामारी क्यों मची हुई है? पर एकेडमिक ईयर भी छूट जाना एक बड़ी समस्या है। तो ये अब नहीं तो क्या बाद में, और बाद का हमें पता नहीं, कोरोना अभी चलता रहेगा, क्या पीक आई है, नहीं आई है, सेकंड पीक भी आ जाए, ये भी एक सवाल है अपने आप में। इट इज नॉट बीइंग फेयर टू अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि भाई देना है। नहीं लेना, मेरा कहना है कि जो मेजॉरिटी है, अगर वो सब, अगर एक पूरा मैं कहूंगा एक पूरा बैच पूरे देश में सब एक लेवल पर आ जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड, तो पूरा एकेडमिक ईयर चला गया, सबका गया। देखिए ये बहुत बार, बहुत साल, बहुत सारे स्टेट में हुआ है, कोई वारदात हो गई है, कहीं पे स्ट्राइक हो रहा है तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कैंसिल कर देती है। बहुत जगह हमने देखा है। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हिस्ट्री पढ़ता था, तब बहुत सारे छात्र जो आते थे वो बिहार से आते थे। कुछ हमसे एज में बड़े होते थे क्योंकि उनका कभी ना कभी कोई एकेडमिक ईयर डिले हो गया है, रिजल्ट लेट आया है। मैं ये अर्ली 90s की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये तो हुआ है, पहले भी हुआ है, और इससे हो सकता है कि हम लोगों को फायदा हुआ जो दिल्ली में पढ़े हैं, और उन लोगों को नुकसान। तो सबका नुकसान एक साथ होना चाहिए, तब वो नुकसान नहीं होगा, यही मेरा मानना है। अब एक और खबर है, ये दिहाड़ी मजदूरों से जुड़ी खबर है, इसको थोड़ा समझाइएगा। हेल्थ एंड मैटरनिटी कवर फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन वर्क्स। अब सरकार क्या कह रही है, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसके तहत लगभग 40 करोड़ दिहाड़ी मजदूरों को अब लाइफ कवर, मैटरनिटी कवर, उनके स्वास्थ्य के लिए पैकेज दिए जाएंगे। अब ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। 4 दिन पहले ESIC की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि भाई वो पेंशन स्कीम जो थी, अब उसमें लोगों ने पैसा डालना तक बंद कर दिया है, उसमें से निकाल रहे हैं। से इतना सारा पैसा निकल गया है, हाँ, रिडीम निकाल लिया लोगों ने, क्योंकि वो घर नहीं चला पा रहे हैं, है ना? देखिए इंश्योरेंस स्कीम बहुत अच्छा है अगर हॉस्पिटल हो, अगर डॉक्टर हो। आपके देश में हॉस्पिटल बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, क्लिनिक नहीं है, तो इंश्योरेंस स्कीम से होगा क्या? आप इंश्योरेंस क्लेम कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे? हाँ, कुछ ना होने से बेहतर है, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस का पूरा सिस्टम जो है, इसमें यही प्रॉब्लम होता है कि आपके पास डॉक्टर या हॉस्पिटल या क्लिनिक का एक्सेस होना चाहिए। अगर आप कहें कि ये मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, आप कहीं पर भी जाएंगे, मैंने हर जगह सबके लिए औसतन बेड इंटरनेशनल लेवल पे कर दिया है। आप जाइए, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, चाहे आप बहुत अमीर हो, चाहे आप बहुत गरीब हो। जैसे कि नेशनल हेल्थ सिस्टम जो NHS ब्रिटेन का है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चालू हुआ था, और उसके बाद उसमें बहुत दिनों तक ऐसा ही था कि आप जितने भी अमीर हो, जितने भी गरीब हो, आप अगर किसी सरकारी अस्पताल में जाकर कोई वो करेंगे तो वो होता है। हाँ, इसमें डिले होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन एक जो दिहाड़ी मजदूर है उसको कौन सा कभी भी बिना डिले का कुछ भी मिलता है? वो कौन सा So we are basically missing the woods for the trees.
मतलब हम मूल में नहीं जा रहे हैं समस्या के। अब कि जी अरे आपका बीमा हो जाएगा, 40 करोड़ लोगों को हेल्थ बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। कागजों में अच्छा लगता है, जमीन पर उतारना बहुत मुश्किल है ना, मतलब नहीं हो पाता है अगर मैं ये कहूं तो। यही हकीकत है। ये हम जानते हैं नहीं हो पाता है, क्योंकि आप देखिए कि लॉकडाउन में शुरू में मुझे लगता है सरकार ने कोई ऑर्डिनेंस किया था कि आपको सारे जितने भी एम्प्लॉयर है कि आपको इतने दिन की सैलरी देनी पड़ेगी। हाँ। फिर वो धीरे से वापस ले लिया, क्योंकि नहीं दे पाएंगे। जिसके पास कोई इनकम नहीं है वो कितने दिन तक देंगे? है ना। मैं बहुत सारे छोटे बिजनेस वाले जानता हूँ, छोटे मतलब अच्छा खासा उनका बिजनेस है, और वो अपना सेविंग्स से अपने एम्प्लॉयज को पैसे दे रहे थे। कुछ लोग हैं जो 20 साल से उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको वो पैसे दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, लेकिन बहुतों की छटाई करनी पड़ी। कितने दिन तक करोगी? वैसे ही अगर आप मैटरनिटी लीव में सरकार सपोर्ट नहीं देगा, है ना, मैटरनिटी बेनिफिट में, तो ये नहीं काम करता है। आप इंश्योरेंस वगैरह जो भी है ना, ये पूरा हमारी इकोनॉमी का फाइनेंशियलाइजेशन है। पूरा जो है फाइनेंस का रोल आ गया, इंश्योरेंस कंपनी का रोल आ गया, इसमें हेल्थ में एक्सपेंडिचर नहीं है। यही हमने एक तरीके से देखा है, और ये सिर्फ ये मोदी सरकार की बात नहीं है, ये बहुत सालों से हमारे देश में ऐसा चल रहा है, पूरे दुनिया में ऐसा चल रहा है। और इसके चलते हेल्थ ये जो पूरा कोविड का पैंडेमिक है, हम देख रहे हैं कि यूएस में कितना फैला हुआ है, क्योंकि यूएस में भी लोगों के पास मास्क के पैसे नहीं है, टेस्टिंग नहीं हो रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो यूएस में बसे हुए हैं, जिनकी टेस्ट हुई है 14 दिन पहले, रिपोर्ट नहीं आया, वो बिल्कुल ठीक हो गए। उनका टेस्ट की अब जरूरत नहीं, क्योंकि वो ठीक हो गए, उनको पता नहीं कोविड हुआ था। यानी अब आखिरी खबर आज की ऑनन, हाँ। और ये खबर आरसी भार्गव का कमेंट है। कल वो एक जगह लोगों को संबोधित कर रहे थे, वो क्या कह रहे हैं इस पर मैं आपकी टिप्पणी और आपका विश्लेषण चाहूंगा। राइट टाइम फॉर रेडिकल चेंज सेज भार्गव, और इसी को मिंट ने कैसे छापा है, सेंटर मस्ट अशर इन रिफॉर्म्स भार्गव। ये खास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, और मैं आपका विश्लेषण क्यों चाह रहा हूं, क्योंकि अब वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये बज़वर्ड बन गए हैं फिर से। यहां भार्गव क्या कह रहे हैं कि देखिए 70 साल से हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं देश को, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। हमें रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। ये संकट के मौके में भी, आपदा विपदा काल में भी एक मौका मिलता है, ये मौका हमें लपक लेना चाहिए। देखिए, इसमें मेरा मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग को अगर आपको ग्रो करवाना है तो सिर्फ सरकारी खर्चे से ही हो सकता है इस वक्त। क्योंकि आरसी भार्गव भी आप जानते हैं मारुति में रहे हैं। मारुति भी एक शुरू में सरकारी कंपनी थी, उसमें एक सुजुकी के साथ पार्टनरशिप था। ये मारुति सुजुकी लिमिटेड बाद में हुआ है, पहले वो मारुति उद्योग लिमिटेड हुआ। बिल्कुल। और मारुति का जो स्प्रेड है हमारे देश में, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मारुति गाड़ियों का, ये सरकारी सपोर्ट से हुआ था, नहीं तो नहीं हो पाता, है ना। और शुरू में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़े थे मारुति उद्योग लिमिटेड को। तो मेरा मानना है कि अगर सरकार खर्चा नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर को बोलना कि आप आकर इन्वेस्ट कर दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, अगर प्राइवेट सेक्टर मुनाफा नहीं कर पाएगी तो वो क्यों खर्च करेगी? एग्जैक्टली, है ना। तो हम कहते हैं कि लेबर रिफॉर्म बहुत जरूरी है, लेबर रिफॉर्म नहीं हो रहा है। नहीं, पर आरबीआई भी, मेरे ख्याल से आरबीआई पर भी एक टिप्पणी कर रहे थे ना आरसी भार्गव। आरबीआई ने कल जो स्टेटमेंट जारी किए, उन्होंने कहा कि हाँ भाई, बहुत हम संकट काल से गुजर रहे हैं, हमें और इन्वेस्टमेंट होगी, पर उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोर था। फिस्कल स्टिमुलस के बारे में संकेतों में ये खबर प्लांट कराई गई, नहीं, जब कोविड का थोड़ा काल कम हो जाएगा, इसका असर कम हो जाएगा, एक और फिस्कल स्टिमुलस आ सकता है। ये 2 महीने से 3 महीने से हम सुन रहे हैं और ट्रैक भी कर रहे हैं, पर कहा जा रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, तो उसी का जवाब भी दे रहे हैं एक तरह से शायद आरसी भार्गव। हाँ, क्योंकि आप देखिए कि आप आरसी भार्गव ने शायद कहा है कि हमारे यहाँ पे काफी सारा पिछले 5-6 सालों में कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग अच्छा खासा हो रहा है। वो क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, मुझे पता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग का जो सरकारी डेटा है उसमें भी हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग
का ग्रोथ रेट बहुत ही कम है। कहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? हकीकत तो ये हम ट्रेडिंग कंट्री बन गए हैं ना। ट्रेडिंग कंट्री, बाहर से माल बिल्कुल। मंगाओ, ठप्पा लगाओ, आधी चीजें हम जो सोच रहे हैं कि इंडियन कंपनी है वो बन कहाँ रहा है, पता लगेगा उसका तो होश पार्ट फाख्ता कहीं हो और से जाएंगे। बन के आता है। हाँ। चाहे आप देख लीजिए कि आपने अगर वो एलईडी बल्ब लगा रखा है जो इंडियन कंपनी का स्टैंप लगा हुआ है, वो भी कहीं और बनकर ज्यादातर आता है, यहाँ पे स्टैंप लगता है, फाइनल वो होता है। खैर हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों में, इन्वेस्टमेंट रेट भी बहुत बुरी तरह गिरा है। लेकिन इसमें मैं प्राइवेट सेक्टर को दोष इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, मैं बार बार कह रहा हूं, मुनाफा कमाने के लिए होती है। अगर आप इनको कहें कि आप लोग फिलैंथ्रोपी कीजिए, आप देश के सोचिए, आप पैसे दीजिए ना, मैं देश के लिए सोचता हूं। फिर तो पहले जैसे सोचा गया था यूपीए काल में कि लोन दे दीजिए, ये लोग लोन ले लेंगे, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर बनाएगी, एयरपोर्ट, पावर कंपनी, पावर रोड, फिर टोल लेकर कंज्यूमर से वो पैसा वापस आएगा। क्या हुआ? ना टोल ठीक से दे पा रहे लोग, ना पावर कंपनी कहीं पे भी पावर बेच पाई किसी स्टेट को, और स्टेट को पावर एग्रीमेंट नहीं बेच पाई तो कोल इंडिया ने कोल नहीं दिया। एयरपोर्ट में इतना लॉस हो रहा है कि जीवीके अब अदानी को बेचने की कोशिश कर रही है, जीएमआर ठप है। तो आप देखिए कि ये जो सारा चीज है कि देश में आपने सोचा था कि कभी ना कभी लोग पे कर पाएंगे, ये 2008-9 के कोलैप्स के बाद नहीं हुआ है और नहीं होगा। तो प्राइवेट सेक्टर को कहना कि आप कीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार को फिस्कल स्टिमुलस देना पड़ेगा और पैसे नहीं है ना सरकार के पास ऑनन, ये भी एक हकीकत है। ये पैसे नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। मेरा मानना है ऐसा कोई ये बात नहीं है कि मतलब आप ये कह रहे हैं हमारी ये जो फैसिनेशन है वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा, आईएमएफ की बात, ये हमें भूल जाना चाहिए। संकट काल है, वित्तीय घाटे को बढ़ने दीजिए। आपको जाकर एक कंसेंसस जितने भी रेटिंग एजेंसीज हैं उनके साथ बनाना पड़ेगा, आपको जाकर उनको बुलाना पड़ेगा या जाकर उनसे बात कीजिए, देखिए हम पैसा खर्च करेंगे तो ग्रोथ होगा, उससे हमारा फायदा होगा, जितने भी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है उनका भी फायदा होगा। रेटिंग एजेंसी आपको डाउनग्रेड कर सकती है, ये एक प्रॉब्लम है, डाउनग्रेड करेगी तो पैसा आपके मार्केट से निकल जाएगा। लेकिन अभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा आके आपको मिल क्या रहा है? कौन सा आपको बहुत सारा फायदा हो रहा है? हाँ, आपका करेंसी थोड़ा वीकन हो सकता है, इसमें आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ेगा। असली बात यह है कि आप सोचिए कि जब हम कहते हैं कि लोन लेना बहुत खराब है, उसी वक्त हम लोगों को कहते हैं कि आप लोन लेकर गाड़ी लोन मेले लगे हुए हैं पूरे देश में। हाँ, लोग लोन लेंगे, गाड़ी। और एक और चीज कहा जाता है कि देखिए आप अपने बजट से सोचिए, अपने घर के बजट से सोचिए कि क्या आप लोन लेकर खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर आपको वापस देना पड़ेगा। वो इकोनॉमिस्ट आपको एक चीज नहीं बताते कि आपके हाथ में करेंसी प्रिंटिंग का राइट नहीं है। देखिए कहा जाता है, मैंने पिछले साल एक शो में कहा था कि सरकार को पैसे करेंसी प्रिंट करके लोगों के हाथ में दे देना चाहिए। तो लोग ने बहुत हंसी मजाक, ये ट्विटर पर भी कुछ ट्रेंड हुआ था कि ये क्या कह रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता। खैर उसके बाद बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने भी यही बात कही है। अभिजीत बैनर्जी नोबेल प्राइज, उन्होंने भी यही कहा है। जो लैरी समर्स हैं हार्वर्ड के प्रोफेसर, उन्होंने भी यही कहा है। बात यह है कि आप पैसे, जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज है। आप कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, वित्तीय घाटा, राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हाँ, तभी होता है जब आपका पूरा इकोनॉमी फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। अगर आज आपके कंपनी में 10 मशीन है और सिर्फ 7 चलते हैं, लेकिन आपका खर्चा तो पूरे 10 मशीन का है ना, वो तो पैसा आप लगा चुके हैं। अगर आप 100 शर्ट बनाते थे और आज आप 70 बना रहे हैं, पहले आप 10 मशीन का खर्चा 100 शर्ट में बांटते थे, अब 70 शर्ट में 10 मशीन का खर्चा आपको बांटना पड़ता है। इसका मतलब जब कैपेसिटी से कम चलता है तब खर्चा बढ़ता है, कम नहीं होता है। अगर आज आप लोगों के हाथ में पैसे डाल दें और उससे वो शर्ट खरीद पाए तो क्या होगा? आपका उत्पादन बढ़ेगा और आपका यूनिट कॉस्ट पर शर्ट का खर्चा कम होगा, दाम घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये जो पूरा मामला है ना, जिसको फिस्कल फंडामेंटलिज्म कहा जाता है, इससे नहीं निकलेंगे तो हमारा हाल यही रहेगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लेकर जो मर्जी खर्चा कीजिए। आप अगर पैसा ले रहे हैं, वैसे सरकार ने नोट छापा हुआ है,
आरबीआई से जब एक्स्ट्रा डिविडेंड लिया था पिछले साल, तब वो नोट छापना ही है। आरबीआई ने उसको नोट छापकर वो करना पड़ा था। आरबीआई के एक पूर्व डायरेक्टर ने मुझे खुद कहा था, उन्होंने कहा था मेरा नाम मत लेना, कि इसको भरपाई ये नोट छापने से बिल्कुल अलग नहीं है। खैर, मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसे चीजों पे खर्च करें जिससे लोगों की नौकरी बढ़े, लोगों के पास पैसे आए, जिससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। एक होता है लोगों के हाथ में पैसे देना और कहना कि हम नौकरी नहीं दे पा रहे, भैया आप ये पैसे ले लो और कुछ खरीद लेना है। और दूसरा होता है कि मैं खर्चा कर रहा हूं ताकि आपकी नौकरी आए, आप काम करें और उससे आपको पैसे मिले। ये दो अलग चीज है। एक सस्टेनेबल है, एक से ग्रोथ होता है, और दूसरा सस्टेनेबल नहीं है। तो मेरा कहना है कि इस सरकार ने जो मॉडल बनाया, और पिछले सरकार में भी मॉडल था, हर एक सरकार में ये मॉडल है कि जो गरीब लोग हैं उनके हाथ में कुछ पैसे दे दो, वो कुछ बना रहे हैं ना बना रहे हैं जरूरत नहीं है, वो रेवड़ी है, वो सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल, वो सोल्यूशन नहीं है। सरकारी नौकरी ही सोल्यूशन है। और साथ में हमारे देश में जो चीजें बनते हैं संदीप जी, मैं और आप उसे खरीदते हैं। सच बात है कि हम लोग टॉप 10% में आते हैं और हम लोग शायद टॉप 1% में आते होंगे, है ना। हम लोग खरीदते हैं, हमारे लिए पूरा ओरिएंटेशन है। गरीब या मास मार्केट के लिए कुछ नहीं है। मैं गरीब छोड़ दीजिए, 10% से 30% के बीच में जितने लोग हैं, 60%, उनके लिए भी कुछ नहीं है। इसलिए वो चाइनीज माल खरीदते हैं, इसलिए वो देसी टॉर्च न खरीद कर चाइनीज टॉर्च खरीदते हैं, चाइनीज टायर खरीदते हैं, चाइनीज बैटरी, चाइनीज फोन खरीदते, क्योंकि वो सस्ता है। हमारे देश में मोदी जी के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इसको पूरा रीओरिएंट करने का, और ये करेंगे या नहीं, उसके लिए उनको ये जो फिस्कल फंडामेंटलिज्म है उससे निकल कर जाना पड़ेगा, जो वित्तीय रूढ़िवाद है उससे निकलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऑनन, सरल सीधी साधी भाषा में आज की खबरें समझाने के लिए। और आते रहिएगा, ये और बेहतर होगा। हमारा प्रयास जो है ये फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ा लोगों को समझ में आए। ये खबरें वो हैं जो उनसे सीधे जुड़ी हैं, इसीलिए हम ये शो करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।